वालेकुम सलाम। अच्छा, चलते हैं हम क्लास को शुरू करते हैं।
अच्छा, क्लास को शुरू करने से पहले एक अनाउंसमेंट मैं कर दूं। वालेकुम सलाम। शायद मत था कि अभी जो है हमारे थर्ड बैच जो है उसमें पार्टिसिपेंट्स 45 हैं। तो एटलीस्ट अगर आप 50% अटेंडेंस होगी तो ठीक है। अगर उससे कम हो जाती है तो फिर हम क्या करते हैं, ऑनलाइन जो रिकॉर्ड लेक्चर्स हैं उस पर स्विच हो जाते हैं, मतलब लाइव लेक्चर्स नहीं करते। क्योंकि अगर 45 पार्टिसिपेंट्स के जो 50% होगा वो होगा 22, सपोज करते हैं इतना, 22.5। तो अभी क्या है कि मैंने देखा है कि बहुत से स्टूडेंट्स के यहाँ नेट का इशू है। तो इस वजह से वो रिकॉर्ड लेक्चर्स देख रहे हैं। हालांकि वो लाइव लेक्चर्स में नहीं आ रहे, लेकिन जब असाइनमेंट देख रहा हूँ तो वो 30+ स्टूडेंट्स हैं जो असाइनमेंट सबमिट करा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इससे पता चलता है कि वो रिकॉर्ड लेक्चर्स देख रहे हैं। तो अभी हम एक दो क्लास देखते हैं, अगर जो अटेंडेंस हो जाती है 22 या 23 तक तो हम जो है ये लाइव लेक्चर्स कंटिन्यू करेंगे। अगर ये नहीं हुआ तो फिर हम रिकॉर्ड लेक्चर्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसमें क्या होगा, आप को खुद फिजिबिलिटी हो जाएगी, आप खुद कंफर्टेबल हो जाएंगे। आपके साथ अगर इंटरनेट इशू है तो ये फायदा होगा कि आप लाइव लेक्चर्स जो होता है उसमें इंटरनेट इशू अगर आपको आ जाता है, रिकॉर्ड लेक्चर्स में तो होगा ही नहीं। और उसके साथ साथ बीच में कभी कभी मेरी तबीयत खराब हो जाती है तो फिर मैं क्लासेस ऑफ कर देता हूँ। तो इसका मसला नहीं होगा, मेरी तबीयत का आपकी क्लास खत्म जो है क्लास होने से मतलब कोई किस्म का कनेक्शन नहीं रहेगा, क्योंकि वो रिकॉर्ड लेक्चर्स होंगे। मैं आपके साथ कभी जो है शेयर कर लूंगा। लाइव लेक्चर्स के लिए क्या होता है कि तबीयत का सही होना लाजमी होता है, तो इस वजह से। तो हम देखते हैं, मैसेज करते हैं ग्रुप में। अगर अपकमिंग हम एक और लेक्चर रखेंगे लाइव, अगर जो स्टूडेंट्स आ जाते हैं तो ठीक है, वरना हम रिकॉर्ड लेक्चर्स जो होंगे उस पे स्विच हो जाएंगे। फिर आपको इसी टाइम पे रिकॉर्ड लेक्चर्स शेयर किए जाएंगे और असाइनमेंट सारा कुछ उसमें समझाया जाएगा आपको। आई होप कि आप ये अनाउंसमेंट समझ गए होंगे जो मैंने की। अल्हम्दुलिल्लाह डियर वाजिद, आई एम फाइन। थैंक यू फॉर आस्किंग। ओके, थैंक यू सो मच एडवोकेट नईम। जी वाजिद भाई, हम यही करेंगे इंशाल्लाह। रिकॉर्ड लेक्चर्स में इशू इंशाल्लाह आपको नहीं आएगा। और फिर क्या होता है कि फिर ये हॉलीडेज वगैरह जो भी हम ऑफ करते हैं वो ऑफ का कोई सीन नहीं होगा। बीच में अभी क्या है, मेरे एग्जाम्स आएंगे। मेरे एक टेस्ट भी है वन पेपर कमीशन की, तो उसमें हो सकता था कि मैं ऑफ कर दूं। लेकिन अगर रिकॉर्ड लेक्चर होगा तो फिर तो उसी का कोई किस्म नहीं, क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर लूंगा। फिर तो शेयर करने में मुझे इतना टाइम नहीं लगेगा। तो रिकॉर्ड लेक्चर्स का ये फायदा होगा आपको। तो चलते हैं हम, आज का जो लेक्चर है वो जो हम देख लेते हैं, क्योंकि ये 3-2 मिनट ज्यादा हो गए हैं जो है क्लास होने से। तो हम चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, 22A अभी चल रहा है। 22A क्योंकि 22A का जो 3 वाला हमारा है वो रिमेनिंग है, उसके बाद हम आगे चलेंगे जो भी एप्लीकेशन होगी। 1 भी हमने जो है देख ली थी, 2 भी हमने देख ली थी। अच्छा, कोई हमें बता दे 1 में क्या होता है, 22A 1 में, 22A 6 1 में क्या होता है। चैट बॉक्स में काइंडली बता दें ताकि हम पता चले सके कि आप जो है रिपीट कर रहे हैं चीज़ों को। तो अगर आप में से पता है 22A 1 में क्या होता है। अच्छा, शायद ने बताया FIR होती है। अगर और कोई बताना चाहे काइंडली। जी बिल्कुल, शायद बिल्कुल आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। 22A 1 में क्या होती है, FIR होती है। जब हमारे पास मोहम्मद अली ने बताया FIR, जी बिल्कुल आपका जवाब भी दुरुस्त है, FIR होती है। इसमें जब पुलिस वाला FIR नहीं काटता तो फिर हम सेशन जज के पास जाते हैं और FIR जो है करवाते हैं। उसके बाद 22A 2 में क्या होती है, रब्बन नवाज ने बताया FIR, जी बिल्कुल आपका भी जवाब सही है। और 22A 6 2 में क्या होता है, काइंडली विजय भी थोड़ा जल्दी बताइएगा ताकि हम क्लास को कंटिन्यू कर सकें। 22A 6 2 में क्या होता है, कौन सी रेमेडी हम अवेल करते हैं। शायद ने बताया है कि चेंज द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। मोहम्मद अली ने बताया इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर चेंज करवाना होता है। अकमल हुसैन ने बताया सर अगर किसी की FIR नहीं की जाती तो फिर हम सेशन जज के पास जाते हैं। अच्छा, अकमल ने 1 का जवाब दिया होगा। जी बिल्कुल अकमल, आपका जवाब भी दुरुस्त है। और मोहम्मद अली, शाहिद अहमद, आप दोनों का भी जवाब दुरुस्त है। 22A 2 का कि हम क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर कराते हैं इसमें, या चेंज करवाते हैं। ठीक है, तो ये इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड। अभी हमारा जो ये थर्ड वाला रिमेनिंग है, उसके बाद 22A B का जो चैप्टर होगा वो क्लोज हो जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे जो भी जो होगी डायरेक्ट कंप्लेंट सारा कुछ। जी बिल्कुल, अकमल ने सही जवाब दिया है IO चेंज करवाने के लिए। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड आंसर बाय डियर अकमल। एंड थैंक यू सो मच फॉर दी गुड रिस्पॉन्सेज। मुझे खुशी हुई कि आप चीज़ें रिपीट कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो 22A जो है 3 से होगा। थर्ड में वेरी गुड शाहिद अहमद, थर्ड में हम प्रोटेक्शन लेते हैं एग्जैक्टली।
हालांकि ये नई चीज थी, लेकिन शायद भाई को पता है। वेरी गुड। अच्छा, थर्ड में हम प्रोटेक्शन लेते हैं। तो वो हम आज का हमारा टॉपिक यही है, थर्ड वाला है कि थर्ड में हम जो पुलिस से प्रोटेक्शन कैसे लेते हैं। तो चलते हैं, हम वो शुरू करते हैं बिना किसी देरी। जजाकल्ला शायद में। अच्छा, 22A जो है थर्ड वाली हमने आज देखनी है, तो वो पहले 22A 1 वाली हमने देख ली। FIR रजिस्टर कैसे होती है, और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन भी हमने ट्रांसफर करा लिया। अच्छा, फर्स्ट वाली तो मैंने फीडबैक शेयर कर दिया था। सेकंड वाला भी मैंने फीडबैक बना दिया है। अब टीम जो है आपके साथ जल्दी शेयर कर देगी इंशाल्लाह कल तक, जिन जिन लोगों ने असाइनमेंट्स बनाई थी 2 की। और जिन लोगों ने नहीं बनाई, तो हम उनको इनकरेज करते हैं कि काइंडली असाइनमेंट जरूर बनाइएगा। इससे क्या होगा, आपको फायदा होगा। क्योंकि कोर्स तो आपने सीख लिया, अगर आप प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीकेट नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आप आगे जाके भूल जाएं चीज़ों को। तो प्रैक्टिस जिस चीज़ की करेंगे तो वो आपको देर तक याद रहेगी, क्योंकि ये कोटेशन भी होती है कि भाई प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। इससे आप परफेक्शन की नियर जाएंगे, परफेक्ट तो अल्लाह की जात है। उसके बाद जो है ये थर्ड वाला आता है, जैसे शायद भाई ने बताया कि इसमें क्या करते हैं हम। इसमें जो है हम प्रोटेक्शन लेते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, प्रोटेक्शन लेते हैं। अब प्रोटेक्शन किससे, कोई भी हमें कोई धमकी दे देता है या कोई हमें कर देता है ऐसा कुछ, जैसे हमने पढ़ा था क्रिमिनल इंटिमिडेशन 506 में, कि भाई कोई हमें धमकी दे देता है तो फिर 506 उसके ऊपर लगता है। तो उसमें हम क्या करता है, पुलिस वाले एक किस्म की नेग्लिजेंस होती है पुलिस वालों की ड्यूटी, क्योंकि पुलिस वालों का क्या होता है, उनकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट से अपॉइंटमेंट होती है, तो इस हिसाब से होती है कि भाई आप पब्लिक और सिटीजन्स के बीच में पीस मेंटेन करें, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें। तो अगर कोई बंदा हमें जो है धमकी दे देता है, तो ये पीस मेंटेन नहीं हुआ, ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हुआ। तो प्रैक्टिस में हम क्या करते हैं, जब भी हमें प्रोटेक्शन लेनी होती है, तो हम 22A 3 के जो है जाते हैं और उसके अंदर हम प्रोटेक्शन लेते लेते हैं कि भाई फलाना बंदा मुझे तंग कर रहा है या धमकी दे रहा है। फिर क्या होती है, फिर वो पुलिस जज क्या करता है, हम एप्लीकेशन जब फाइल करते हैं तो फिर जज अगली जो होती है पुलिस को बुलाता है, और उसको बताता है, अगली पार्टी को बुलाता है जिसको हम पार्टी बनाते हैं। फिर उसको बोलता है कि भाई इसको तंग नहीं करना है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये हो गया ऐसा प्रोटेक्शन। तो 22A 3 में जो होगी वो प्रोटेक्शन होगी। तो ये हम ड्राफ्ट करना सीखेंगे। उससे पहले एक जरूरी टॉपिक है जो हम सीखेंगे, वो है क्वेश्चनमेंट ऑफ FIR। ये हम अभी लास्ट में ड्राफ्ट करना सीखेंगे, हम इसको अभी रख देते हैं, पॉज कर देते हैं इधर ही। अभी जरूरी चीज क्या है कि भाई हमने FIR सीख ली, कि भाई अगर FIR नहीं हो रही तो उसके लिए हमारे पास रेमेडी क्या है, 22A जो है 1 की, ठीक है। अब FIR हो गई। FIR के बाद क्या होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी। FIR किस सेक्शन के अंडर होती है, 154 CRPC, ठीक है। अब जो भी सेक्शंस में बोलूंगा वो CRPC के होंगे। तो इन्वेस्टिगेशन जो होगी पुलिस वाले करेंगे, 156 में करेंगे, ठीक है। उसके बाद विटनेसेस को कॉल कर सकती है पुलिस, उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए 160 में जो है इसको कॉल करेगी। अच्छा, आई एम रिसीविंग द क्वेश्चंस एंड आई विल जो है आंसर इन द लास्ट। सो काइंडली जो है लास्ट तक आप रहिएगा, हम इस जो आपके क्वेश्चंस के आंसर जरूर देंगे। या अगर रिकॉर्ड लेक्चर्स में आप देख लीजिएगा आपकी क्वेश्चंस के आंसर। तो विटनेसेस को जो कॉल अप होता है 160 में होता है, उसके बाद उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है। अब ये सारा प्रोसीजर हमने पढ़ लिया था। स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड होती है 161 में उनकी होती है। फिर जो होता है 161 में जो रिमांड होती है, अगर पुलिस के रिमांड देना चाहे, बेल किस्म की, ये किस्म की देना चाहे तो पुलिस दे सकती है सर्टेन कंडीशंस में। ये हमने प्रीवियस क्लासेस में जो है डिटेल में जो है कवर की है। काइंडली अगर कोई नया टॉपिक आपको लग रहा है तो प्रीवियस क्लासेस और प्रीवियस लेक्चर्स को जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद जो है अगर एविडेंस सफिशिएंट है तो फिर मजिस्ट्रेट को दे देगा, और फिर चालान सबमिट होता है 173 में। ये सारा प्रोसीजर हमने पढ़ा था। अभी मसला क्या है, मसला अभी हम चालान भी आगे पढ़ेंगे, जो टाइप्स हैं, A क्लास B क्लास, जो मैंने प्रीवियस क्लास में बताई थी, तो वो हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो अभी हमारा मसला है, हमने FIR कटवा लिए। हमने असाइनमेंट में 22A 1 में FIR कटवा ली और ट्रांसफर भी करवा ली इन्वेस्टिगेशन। सपोज करते हैं हमारे पास ऐसा केस आता है कि भाई इस FIR को ही खत्म करा दो, ऐसे सिचुएशंस भी आ जाते हैं, तो फिर हमारे पास क्या रेमेडी है। तो उसको बोलते हैं हम क्वेशमेंट। अगर आपको FIR खत्म करानी है तो उसको बोलते हैं क्वेशमेंट ऑफ FIR। तो ये बहुत जरूरी चीज है, इसके हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। और जो इसकी एप्लीकेशन होती है ड्राफ्ट करने की, वो होती है रेट पिटिशन होती है। तो वो जो है हम ड्राफ्ट करना तो नहीं सीखेंगे, क्योंकि वो रेट पिटिशन हमारे कोर्स का टाइटल नहीं है। अच्छा, शाहिद अहमद, वेरी गुड आंसर बाय शाहिद अहमद ऑन 561A क्वेश्चन की। जी बिल्कुल यही है सेक्शन, लेकिन अभी कुछ न्यू जजमेंट्स आई हैं, उनके रेफरेंसेस के थ्रू हम पढ़ेंगे कुछ चीजें। तो क्वेश्चन की जो अब होती है वो अब रेट पिटिशन भी होती है 199 में। तो वो रेट पिटिशन का एक अलग टॉपिक हो जाएगा, अगर हम उसमें जाएंगे तो फिर हमारा कोर्स 3-4 माह का हो जाएगा। तो इस वजह से हम उसको टच नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे जो 3 मॉड्यूल हैं, क्रिमिनल, सिविल और फैमिली का,
तो हम वो सारी चीजें अभी हम कॉन्सेप्ट सारे पढ़ लेंगे, जो भी इसके जो है कॉन्सेप्ट्स हैं क्वेश्चन ऑफ एफआईआर के। क्वेश्चन ऑफ एफआईआर से पहले हम हिरार्की थोड़ी देख लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में हमने हिरार्की को सिर्फ शॉर्ट रखा था, दो हम जजेस पढ़े थे, एक सेशन जज और दूसरा जो था मजिस्ट्रेट था। अब हम क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह से 3 4 लेक्चर्स हमने कवर कर लिए हैं, तो आई होप कि अब आपको ये हिरार्की डिफिकल्ट नहीं लगेगी, क्योंकि फर्स्ट ईयर के भी हमारे यहाँ लॉ के स्टूडेंट्स आते हैं, सेकंड ईयर थर्ड ईयर के तो हम सारों के जो है रखते हैं, फाइनल ईयर के भी आते हैं, तो हो सकता है कि फाइनल ईयर वालों के लिए ये चीज़ें पहले से पढ़ी हुई हों, लेकिन क्योंकि अभी हमें सारों को इकट्ठे लेके जाना है, तो इस वजह से हम जो सारी चीजें कवर करेंगे। तो हिरार्की देख लेते हैं कोर्ट्स की, तो हमारे यहाँ कैसे हिरार्की है। सबसे जो बड़ी कोर्ट है हमारे यहाँ वो है सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट की जो है सबसे बड़ी कोर्ट होती है, और इसका जो होता है एक चीफ जस्टिस होता है, सीजीपी जिसको बोलते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। और जो होते हैं दूसरे जजेस होते हैं, और इनकी जो रिटायरिंग एज होती है वो 65 ईयर्स होती है। रिटायरिंग एज क्या होती है? 65 ईयर्स होती है। 65 ईयर्स के बाद ये रिटायर हो जाता है। अभी फायद ईसा जैसे आप देख रहे हैं, 26 अक्टूबर को मंसूर अली शाह आएंगे, तो वो जो होगा वो रिटायर हो जाएगा। और उसके बाद आता है जो है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में भी एक चीफ जस्टिस होता है, सीजे जिसको बोलते हैं। ठीक है, चीफ जस्टिस के साथ और दूसरे जजेस भी होते हैं। उनकी जो रिटायरमेंट की एज होती है वो 62 होती है, सॉरी, क्या होती है, 62 ईयर्स जो होती है वो एज होती है। 62 ईयर्स का अगर कोई भी हाईकोर्ट का जज हो या चीफ जस्टिस हो, वो क्या हो जाएगा, फिर उसको रिटायर होना होगा। तो ये इनकी रिटायरमेंट की एज है। बाकी जो नीचे है, इन जजेस की, इनकी जो है सिंपल है, जो हमारे यहाँ एक आम सरकारी मुलाजिम की होती है जो है 60 साल। तो इनकी तो सेम ही हमारी तरह है। बाकी जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, तो क्योंकि इनकी एक तो इधर पहुंचना इतना टाइम लग जाता है, तो इस वजह से इनको जो एज का रिलीफ दिया गया है, कि भाई अगर आप कोई मजिस्ट्रेट देख लें, और मजिस्ट्रेट को अगर हाई कोर्ट तक पहुंचने में ही जो है 30 40 साल लग जाते हैं, तो इस वजह से इनको ये रिलीफ दिया जाता है। बहरहाल ये थी हीरार की जो हमने कवर कर ली। तो अभी चलते हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट क्या होता है? हाई कोर्ट की हमने सारी चीजें देख ली। हाई कोर्ट के बाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट आती है, जिसकी हमने रिटायरमेंट एज देख ली 60 साल। उसके साथ साथ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज भी उसको दिए जाते हैं, ताकि उनको बर्डन जो होता है ज्यादा होता है, तो इस वजह से वो क्या करता है, वो केसेस उसको ट्रांसफर करता है, ताकि उसका खुद का बर्डन कम हो सके। तो इस वजह से उनको एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज भी दिए जाते हैं। उसके बाद आता है असिस्टेंट सेशन और सीनियर सिविल कोर्ट। ये उनकी डीजे की जो है सबॉर्डिनेट होती है, डीजे की जो है सारी डायरेक्शंस पे ये चलता है। और उसके बाद आता है सिविल कोर्ट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट जिसको हम कहते हैं। तो ये हमारे यहाँ हेरारकी होती है। तो आई होप कि हेरारकी आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन ऑफ एफआईआर पे। क्वेश्चन ऑफ एफआईआर, अच्छा क्वेश्चन का मतलब क्या है? अगर आप में से किसी को पता है तो काइंडली बता दें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वेश्चन। चैट बॉक्स में बता दें क्वेश्चन की मीनिंग। अच्छा, शायद ने बताया है सर, एक क्लाइंट मेरे पास आए, हमने उनको प्रोटेक्शन दिलवाई और उसने समझा कि अब मुझे जो है पुलिस ऑफिसर अपॉइंट। जी बिल्कुल, ऐसे नहीं होता हमारे यहाँ। हाँ, क्लाइंट की यही सोच होती है। अच्छा, क्वेश्चन का किसी ने नहीं बताया, तो हम ही जो है इसको देख लेते हैं क्वेश्चन को, कि क्वेश्चन की मीनिंग क्या है। क्वेश्चन की मीनिंग होती है कि जी, शायद किसी ने बता दिया है तो वो देख लेते हैं पहले। एफआईआर को मंसूख कराना, एडवोकेट नईम ने बताया है। जी बिल्कुल, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इसको हम मंसूख करना उर्दू में बोल सकते हैं, मतलब खत्म कराना, यहाँ जो है सेट साइड कराना। अच्छा, अकमल ने भी जवाब दिया है, तो वो भी हम देख लेते हैं। अच्छा, वो अलग जो एंटी टेररिज्म कोर्ट होती है और दूसरी कोर्ट की, वो एक कोर्ट होती है मजिस्ट्रेट लेवल की भी कोर्ट्स आती हैं, जो इसको स्पेशल कोर्ट्स बोलते हैं हम। अकमल, डियर अकमल, तो इनकी एक जो होती है मजिस्ट्रेट लेवल की कोर्ट्स होती हैं, दूसरी जो होती है सेशन कोर्ट की जो होती हैं, उनकी होती हैं। जहाँ तक मुझे इल्म में, जो एंटी टेररिज्म कोर्ट है वो स्पेशल कोर्ट है, और उनकी जो डेजिग्नेशन होती है, जहाँ पावर्स होते हैं, वो डीजे वाले होते हैं। तो चलते हैं हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन का मतलब जैसे एडवोकेट नईम ने बताया, मंसूख कराना या खत्म कराना, जिसको हम लॉ की लैंग्वेज में बोलते हैं सेट असाइड, मतलब खत्म कराना, या
टू डिक्लेयर दी वॉइड, कि भाई ये वॉइड है, ये अब लीगल नहीं है, ये इलीगल है, अनलॉफुल है। तो क्वेश्चन ऑफ एफआईआर मतलब कि एफआईआर को खत्म कराना, एफआईआर को वाइड कराना। तो इसकी सिंपल ये मीनिंग है। अच्छा, हम इसमें जो है 561A में रिलाई नहीं कर सकते। जैसे अभी शायद भाई ने बताया कि भाई 561, जी बिल्कुल आपकी बात पहले दुरुस्त थी। अभी ये एक जजमेंट आ गई है, PLD 2023 सुप्रीम कोर्ट 265, ये जो है जस्टिस मंसूर अली शाह ने दी है। और उसके साथ जो है मंसूर शाह, मैं शार्ट में लिख देता हूँ, और आयशा मलिक। आयशा मलिक आपको पता हो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ये क्या है? ये फर्स्ट फीमेल जज है सुप्रीम कोर्ट की। तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये फर्स्ट फीमेल जज आ सुप्रीम कोर्ट। इससे पहले जो है सुप्रीम कोर्ट तक कोई फीमेल जज नहीं पहुंची थी। तो ये दोनों थे, उन्होंने जो है ये जजमेंट दी है, जिसमें अब क्या है, जो क्वेश्चन ऑफ एफआईआर है, वो अब जो है 561A में नहीं होती। अब वो किस में होती है, वो भी हम देख लेते हैं। और 561A में क्यों नहीं होती, वो भी हम देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि भाई 561 में अगर हम नहीं जाते तो हमारे पास क्या रेमेडी है, हम कहाँ जाएं। तो उसके लिए जो है ये दोनों जजेस ने वो रेमेडी पहले ही दे दी, क्योंकि उनको पता था कि हम कई चीज अगर हम खत्म कर रहे हैं तो उसका एक नेमुल बदल अल्टरनेटिव हमें देना चाहिए। क्योंकि अभी हम जो 561 वाला हम खत्म कर रहे हैं, तो अब आगे जाके अगर कोई ऐसी एफआईआर आ जाती है जिसको लेबल टू बी क्वेश्चड है, जिसको क्वेश्चनमेंट होनी चाहिए, इस नेचर की है, तो उसको कैसे क्वेश्चन कराए। तो उसके लिए उन्होंने हमें जो है रेमेडी दी है, रिट पिटीशन की अंडर आर्टिकल 199 1A2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ये कॉन्स्टिट्यूशन का है, COP में शॉर्ट में लिख देता हूँ, इसका मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। इसके अंडर हम जाएंगे अब इसके अंडर हम एक रिट पिटीशन ड्राफ्ट करेंगे। उसमें हम सारी अपनी स्टोरी बताएंगे कि भाई वाई दिस एफआईआर शुड बी क्वेश्चड। तो वो हम उधर सारी अपनी स्टोरी बताएंगे उसको। तो सिंपल सी बात है, सिर्फ सेक्शंस चेंज किए हैं। पहले सेक्शन था, अब आर्टिकल आ गया है, बाकी बात सेम है। जाएंगे हम हाई कोर्ट ही। पहले भी हम हाई कोर्ट जाते थे, अभी भी हम कहाँ जाएंगे, अभी भी हम हाई कोर्ट जाएंगे। ये सिंपल बात हो गई। पहले हम क्या करते थे, 561A वाला जो ये करते थे, सेक्शन जो इन्वोक। अभी हम कौन सा जो ये करते हैं, हम आर्टिकल इन्वोक करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 199 1A 2, ये सब क्लास देते हैं उसके। तो ये जो है इन दोनों जजेस ने इधर डिसाइड किया हुआ है। अभी हम इसकी रीजनिंग देते हैं कि भाई इन्होंने ऐसा क्यों किया। 561 वाला जब प्रोसीजर चल रहा था, तो उनको क्या पड़ी कि उन्होंने जो है वो खत्म करके आर्टिकल 199 वाली जो है हमें रेमेडी बताई। हालांकि ये जो इन्होंने बताई है ये सही बताई है मेरे हिसाब से, क्योंकि इन्होंने रीजनिंग भी बहुत ही अच्छी दी है। वो हम आगे अगली स्लाइड में हम आपको रीजनिंग बताते हैं। जी बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशन की है ये, एडवोकेट नईम का सवाल है। ये आर्टिकल 199 जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, ये जो है जजेस जो होते हैं, अभी जो भी बात करते हैं, अगर आपने जजमेंट पढ़ी होगी, तो उसमें क्या करते हैं, सिर्फ अपनी बात नहीं करते। जजमेंट्स जो प्रीवियस जजमेंट्स होती हैं, जिसको हम प्रेसिडेंट बोलते हैं, उनके भी रेफरेंसेस देते हैं। तो ये 2011 की भी एक SCMR पेज नंबर 181, PLD 1961 की भी एक पड़ी है जजमेंट, जिसमें ये डिसाइड हुआ था कि भाई क्वेश्चनमेंट के लिए आपको क्या करना है, आर्टिकल 199 को इन्वोक करना है। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ हाई कोर्ट के जजेस है, उनको चीजों को उन्होंने नहीं माना। तो अभी क्या है कि भाई ये मंसूर अली शाह ने अब रिसेंट जजमेंट दी है, 2023 वाली। पहले क्या होता था, 561 वाली भी आपको अलो हो जाती थी। अभी भी अगर आप कर दें तो चांसेस हैं कि आपकी अलो हो जाए, क्योंकि आपका अगर जेन्युइन इशू होगा तो आपका अलो हो सकता है। लेकिन कुछ जो जजेस ऐसे होते हैं कि वो आपकी डिसमिस कर देंगे, भाई पाथ अपना जो भी प्रोसीजर है वो सही तरीके से फॉलो करो। तो इस वजह से मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो आप सही तरीके से करें। क्योंकि मैंने जो ये जजमेंट पढ़ी थी उसमें इन्होंने खुद अलो किया हुआ है 561A वाली। अलो करके इसने बताया है कि भाई ये आप नहीं करिएगा। ये अपील थी एक, 561 वाली उन्होंने अपील की थी, भाई इसने प्रोसीजर गलत अप्लाई किया है, 199 में इनको आना चाहिए था, इन्होंने 561A वाला जो है किया हुआ है। तो मंसूर अली शाह ने कहा कि भाई प्रोसीजर इन्होंने सही फॉलो नहीं किया, लेकिन इसके साथ जो इशू है वो जेन्युइन है, लिहाजा क्वेश्चन करते हैं एफआईआर की। और अगली बार जो भी आप क्वेश्चन ऑफ एफआईआर कराएंगे वो इसमें करेंगे। तो ये जो है इसमें ऐसा कोई ऐसा नहीं है कि अगर आप 561A में करेंगे तो आपकी वो मसला हो जाएगा। तो अभी ये क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिए, तो हम ये प्रोसीजर अगर फॉलो करेंगे तो ये हमारे फेवर में होगा। तो इस हिसाब से हम ये आपके साथ शेयर करते हैं। अब हम रीजनिंग देखते हैं कि रीजनिंग क्या है, कि भाई ये जो इन्होंने किया हुआ है कि भाई 561 आपको नहीं जो इन्वोक करना, आपको क्या इन्वोक करना है,
आर्टिकल 199 इन्वोक करना है, तो उसकी उन्होंने रीजनिंग दी है जस्टिस, कौन से, जस्टिस मंसूर अली शाह और आयशा मलिक ने। रीजनिंग उन्होंने क्या दी है कि भाई जो 561A CRPC है, वो है इनहेरिट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट। अब ये इनहेरिट पावर्स क्या है वो हम अभी आपको बताते हैं, पहले ये रीजनिंग क्लियर कर दें कि भाई हम 199 में क्यों जाते हैं। कि भाई ये इनहेरिट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट हैं, किस चीज के लिए? टू प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ एनी कोर्ट। मैं इसको जूम कर देता हूँ। टू प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ पावर पावर ऑफ प्रोसेस ऑफ एनी कोर्ट। अब इधर बात किसकी आ गई? अब कोर्ट की बात आ गई। और अदरवाइज टू सिक्योर द एंड ऑफ जस्टिस, मतलब कोई प्रोसीजर का गलत इस्तेमाल कर रहा है, गलत कोई केस कर रहा है, या कोई ऐसी चीज है अगर वो इंसाफ करने के लिए लाजमी है लेकिन वो सीआरपीसी में मौजूद नहीं है, तो वो आप ऑर्डर निकाल सकते हैं। लेकिन कहाँ से रिलेटेड हो? कोर्ट से रिलेटेड हो। अब एफआईआर किसका काम है? कोर्ट का काम है। एफआईआर तो कोर्ट का काम नहीं है। एफआईआर काम है पुलिस वालों का। तो अगर कोर्ट अगर पुलिस वालों के काम में मुदाखलत करना चाहती है, तो वो 561A में उनको पावर ही नहीं है। उनको पावर, जो 561A में पावर है किसी भी चीज को मुदाखलत करने के लिए, तो वो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में कर सकती है। आप इधर देख सकते हैं कोर्ट लिखा हुआ है। तो कोर्ट की कोई ऐसी प्रोसीडिंग हो जिसमें अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट हो, तो उसमें कोर्ट मुदाखलत कर सकती है, हाई कोर्ट। और अगर कोई ऐसा जरूरी चीज हो, इंट्स ऑफ जस्टिस को जो सिक्योर करना हो, तो इन चीज में वो ऑर्डर निकाल सकती है। बाकी जो एफआईआर है वो पुलिस का काम है। और जो पुलिस का काम है, अगर पुलिस के काम में अगर जो है हाई कोर्ट मुदाखलत करना चाहती है, तो आर्टिकल 199 के थ्रू कर सकती है, इसके सेक्शन के थ्रू नहीं कर सकती। सिंपल सी उन्होंने उस जजमेंट में रीजनिंग दी है। तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। अभी हम देख लेते हैं इनहेरिट पावर। इनहेरिट पावर का मतलब क्या है? इनहेरिट पावर का मतलब होता है खुल्लम खुला, मतलब ऐसा पावर जिसमें नो लिमिट, आपको किसी किस्म की लिमिट नहीं हो। कोई भी ऐसा आर्डर आप निकालना चाहे आप निकाल सकते हैं। सपोज करेंगे जैसे, जैसे हम पार्लियामेंट को हमने क्या पावर दिया है कि आप किसी भी चीज से रिलेटेड कानून बना सकते हैं। एक इनहेरिट पावर है उनको। इवन कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को भी अमेंड कर सकते हैं। तो अभी देखे ना, कॉन्स्टिट्यूशन एक बेसिक हमारा ये डॉक्यूमेंट है, अब हमने उनको इतना पावर दिया हुआ है। तो ये किस नेचर का पावर होगा? आप समझ सकते हैं, इनको हम कह सकते हैं कि भाई ये खुल्लम खुला पावर है, इसमें किसी किस्म की लिमिटेशन नहीं है। तो ये एक किस्म का इनहेरिट पावर हो गया। और जो ये आप बजट देख लें, मनी बिल जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो बजट भी किसी किस्म की बना ले, भले गरीब को आप तबाह कर दें, हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमने खुद उनको इनहेरिट पावर दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो वो किसी किस्म की हद तक जा सकते हैं, किसी किस्म की मांग महंगाई आप करना चाहते हैं, इन्फ्लेशन देना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में पावर है। आप समझ सकते हैं, कभी भी ऐसी नहीं है कि हम बजट के खिलाफ चले जाएं कोर्ट में कि भाई इन्होंने बजट गरीब के खिलाफ दे दिए, अब गरीब बंदा क्या करे, ऐसा कुछ तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि हमने खुद उनको इनहेरिट पावर दिया हुआ है। तो ये एक किस्म का इनहेरिट पावर हो गया, खुल्लम खुला पावर हो गया। और कोर्ट को भी ये इनहेरिट पावर है, हाई कोर्ट को भी इनहेरिट पावर है। वो कौन से सेक्शन के अंडर है? अंडर 561A। तो ये हो गया इनहेरिट पावर। और इसके अंडर सिर्फ कोर्ट की प्रोसीडिंग से रिलेटेड ही जो है वो कर सकती है हाई कोर्ट मुदाखलत, बाकी नहीं कर सकती। तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। आर्टिकल 199 1A2 भी हम देख लेते हैं, जिसमें पुलिस की कामों में मुदाखलत हाई कोर्ट कर सकती है। आर्टिकल 199 1A, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, सॉरी, 1A और 2, ये इसमें क्या लिखा हुआ है मैं जूम कर देता हूँ। Declaring date, any act or done proceeding taken within the jurisdiction of court by which person performing function in connection with the affairs of federation or province or local authorities has been taken or without lawful authority or no effect। मतलब कि कोई भी ऐसी है जो ये अथॉरिटी है, जो प्रोविंशियल या फेडरल अथॉरिटी है, उसके अंडर काम करती है, उन्होंने ऐसा काम किया है जो अनलॉफुल है या नो लीगल इफेक्ट वाला है, लीगल इफेक्ट उसको नहीं है, वो इलीगल है या अनलॉफुल है, तो उसमें जो है कोर्ट एक किस्म की मुदाखलत कर सकती है। अब आप देख सकते हैं पुलिस जो होती है वो कौन अपॉइंट करता है? एक तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट करती है, जो हमारे यहाँ एसएचओ होते हैं, सिपाही होती है, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट। दूसरे जो बड़े ऑफिसर्स होते हैं, एएसपी एसपी जो भी डीआईजी रैंक वाले, वो कौन करती है? फेडरल। तो अभी फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट से कोई भी अपॉइंटेड बंदा हो, उसमें अगर काम में मुदाखलत हाई कोर्ट करना चाहती है, तो ये सेक्शन, ये आर्टिकल सॉरी, इसके थ्रू इन्वोक कर सकती है। तो ये जस्टिस मंसूर अली शाह की रिमार्क्स थी इस जजमेंट में। कौन सी जजमेंट? पीएलडी 2023, सुप्रीम कोर्ट 265 पेज नंबर ये जस्टिस मंसूर अली शाह की जजमेंट थी। अब ग्राउंड देख लेते हैं, क्वेश्चन ऑफ एफआईआर के ग्राउंड्स कौन से थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो कंटेंट्स ऑफ एफआईआर जो होते हैं, वो जो है ऑफेंस जो है कमिट कॉन्स्टिट्यूट ना करें। एक ग्राउंड ये है। सपोज कैसे, हमने देखा था एफआईआर में कितने कॉलम्स होते हैं? 6 कॉलम्स होते हैं।
उसमें जो होता है वो थर्ड वाला कॉलम क्या होता है, वो सेक्शन से रिलेटेड होता है। उसमें कोई ऐसा सेक्शन लिखा हुआ है, स्टोरी अलग बताई है उसने, उसने स्टोरी ऐसी बताई है कि भाई ऑफेंस हुआ ही नहीं है, और उसने थर्ड कॉलम में बस ऐसे सेक्शन लगा दिया। तो उसमें क्या हो गया, क्योंकि भाई तुमने थर्ड कॉलम में जो सेक्शन लगाया है वो स्टोरी से तो बनता ही नहीं, तुम स्टोरी अलग बता रहे हो, स्टोरी में तुम्हारे साथ कुछ नहीं हुआ। सिचुएशन में एफआईआर को आप कुछ करा सकते हैं। दूसरी जो कंडीशन है, ऑफेंस एक कमिट हुआ है, उसके बाद एफआईआर ज्यादा हो गई है। मर्डर एक हो गया, एफआईआर 5-6 एफआईआर हो गई। उनके चाचे ने भी एफआईआर कटवा दी, उनके भतीजे ने, उनके वाले साहब ने, उसके भाई ने भी एफआईआर कटवा दी, अलग अलग थानों पे या ऐसा कुछ। तो ये या उसी थाने पे। तो अब क्या है, ये मल्टीपल एफआईआर हो गई, ऑफेंस मैंने एक कमिट किया है। तो इधर क्या कोर्ट बोलती है कि भाई ऐसे करो, पहली एफआईआर को छोड़ो, बाकी जो भी रिमेनिंग एफआईआर हैं उनको क्या कर दो, क्वेश कर दो। तो इन सिचुएशंस में जो मल्टीपल एफआईआर हो गई, तो फर्स्ट वाली को छोड़ के जो रिमेनिंग है उसको हम क्या करेंगे, क्वेश करवा देंगे। बाकी जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो और उनको जो एक कन्वर्ट कर दिया गया है कॉग्निजेबल ऑफेंस में, मतलब किसी ने मुझे थप्पड़ मार दिया और मैं कह रहा हूँ कि भाई उसने मेरा सर फोड़ दिया, कॉग्निजेबल ऑफेंस है। और आगे जाके पता चलता है कि भाई इसने तो सिर्फ इसको थप्पड़ मारा था, वो ये नॉन कॉग्निजेबल है या ऐसा कुछ है, तो इसने जोर जबरदस्ती उसको कॉग्निजेबल में कन्वर्ट किया है। तो इस हालत में अब ये फायर क्या होनी चाहिए, ये कोशिश होनी चाहिए। अच्छा, इसकी टाइम लिमिटेशन है, ऐसे नहीं है कि आप घर बैठ जाएं और जब आपका दिल करे तब आप जो रिक्वेस्टमेंट करा लें। इसकी ये है कि चालान सबमिट होने से पहले होनी चाहिए। ओनली बिफोर सबमिशन ऑफ चालान, वन चालान सबमिटेड, नो क्वेश्चन। उसके बाद वंस चालान सबमिटेड देयर इज नो ग्राउंड फॉर क्वेश्चन, आपकी क्वेश्चन नहीं होगी। तो इस वजह से आपको जो इधर क्या होता है, वकील को फुर्ती दिखानी होती है, उसको जल्दी बात थोड़ा बहुत तेज होना होता है। मतलब कैसे कि भाई एफआईआर हो गई, अगर वो क्वेश्चन कराना चाहता है तो चालान, क्योंकि हमने पढ़ा था 14 डेज, वैसे तो नहीं होता 14 डेज के अंदर सबमिट, अनटिल अनलेस वो अगर ऊपर से उनको कहा गया हो कि भाई 14 दिनों के अंदर आपको सबमिट कराना है, बाकी वो अगर वो अपनी मर्जी चलाएंगे तो वो नहीं होता। बहरहाल ये प्रैक्टिस की बात थी, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी कि भाई ये 14 डेज में हमारे यहाँ नॉर्मली नहीं होता, ला में हालांकि लिखा हुआ है। तो टाइ जो चालान सबमिट है उससे पहले अगर आप जो ये कराना चाहते हैं, तो उसमें जो होता है, आप जो एक क्वेश्चन ऑफ एफआईआर करवा सकते हैं, उसके बाद जो होती है वो क्वेश्चन ऑफ एफआईआर नहीं होती। तो ये हो गई टाइम लिमिटेशन। और अगर जो है चालान सबमिट नहीं हुआ, तो हम जो क्वेश्चन का ग्राउंड लेंगे। अगर चालान सबमिट हो गया है तो फिर हमारे पास कौन से ग्राउंड है, फिर 249A, और जो होता है 265, मैं इसको रिमूव कर दूं, सॉरी, 265K। अगर चालान सबमिट हो गया है तो फिर भी आप क्वेश्चन करा सकते हैं, फिर वो क्वेश्चन नहीं की जाएगी, मतलब उसको हम क्वेश्चन नहीं बोलेंगे, लेकिन रेमेडी जो होगी वो सेम होगी। जैसे आप मेडिकल स्टोर पे जाते हैं कि भाई फार्मूला सेम है, नेम चेंज है, तो काम आपका सेम होगा, दवाई जो होगी आपका वही इलाज करेगी, नाम उसका चेंज होगा। मतलब आपके केस खत्म हो जाएगा आपके ऊपर, लेकिन उसका नाम चेंज है। उसका नाम क्या है, उसका नाम है अक्विटल। तो इधर हम क्या कर देंगे, इसको बोलेंगे अक्विटल। अगर चालान सबमिट हो गया है तो उसके बाद आप अक्विटल कराएंगे, अगर चालान सबमिट नहीं हुआ तो फिर आप एफआईआर की क्वेश्चन करा सकते हैं। तो अभी हम ये भी सेक्शंस देख लेते हैं कि भाई इनकी अक्विटल हम कैसे करवाते हैं। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है 249A सेक्शन, काइंडली इसको देख लीजिएगा। चलते हैं हम इसको देख लेते हैं। मैं आप सबके क्वेश्चन रिसीव कर रहा हूँ, मैं लास्ट में जो है इनके क्वेश्चन आपके जवाब दे दूंगा, क्योंकि टाइम ज्यादा हो जाएगा अगर हम बीच में इसको बैठेंगे जवाब देने पे। तो अभी हम 249A सेक्शन देख लेते हैं। ये पावर ऑफ मजिस्ट्रेट टू अक्विट द अक्यूज एट एनी स्टेज। किसी भी स्टेज पे जो है मजिस्ट्रेट अक्विट कर सकता है। अब कब कर सकता है, इफ देयर इज नो प्रोबेबिलिटी ऑफ द अक्यूज बीइंग कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस। अगर लगता है कि भाई उसने कोई ऑफेंस ही कमिट नहीं किया और इसके ऊपर जो केस है वो झूठा है, वो फेक है, वो फैब्रिकेटेड है, तो इस सिचुएशन में मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, मजिस्ट्रेट उसको अक्विट कर सकता है एट एनी स्टेज। ये हम एप्लीकेशन देते हैं कोर्ट को कि भाई इसको अक्विट किया जाए, क्योंकि इसके ऊपर जो लगाए गए एफआईआर चार्जेस में लगाई गई है वो झूठी है। तो वो हम आगे इसकी ड्राफ्टिंग सीखेंगे, ये जो है अभी हमारे अपकमिंग लेक्चर्स का ये हिस्सा है। उसके बाद मजिस्ट्रेट का सेम ही पावर है, जो है वो सेशन जज को दिया गया है। वो कौन से सेक्शन में, 265K में दिया गया है, अक्विट करने का। पावर दोनों का सेम है, मजिस्ट्रेट का पावर जो है वो 249A में है, और जो है सेशन जज का जो पावर है वो 265K में है। पावर दोनों का क्या है कि भाई आप अक्विट कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि भाई देयर इज नो प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्यूज्ड बीइंग कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस, मतलब उसने कोई किस्म का ऑफेंस ही कमिट नहीं किया, इसके ऊपर ऐसे ही एफआईआर लगवा दी गई है। तो इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, 265K वाला आप रेमेडी अवेल कर सकते हैं।
और जो है अपने जो अक्यूज को जो एक्विट करवा सकती हैं, और आपके अक्यूज के ऊपर जो भी केस होगा वो खत्म हो जाएगा। तो ये हम क्वेश्चन की थोड़ी चीजें हमने देख ली थी जो जरूरी थी, तो इस वजह से हमने कोर्स में इंक्लूड की थी। तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे कि आप आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि भाई क्वेश्चन कौन से सेक्शन में होगी, तो 561A अभी खत्म हो चुका है। अभी हम आर्टिकल 199 जो है 1A2 वाली चीज बोलेंगे, और आप उसका रेफरेंस देंगे जजमेंट का PLD 2023 और सुप्रीम कोर्ट 265 पेज नंबर, ये रेफरेंस देंगे। मैं ये जजमेंट शेयर कर दूंगा ग्रुप में। वंस जो ये लेक्चर ये कंक्लूड हो जाए तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो क्वेश्चन हमने देख ली। अभी हम अपनी एप्लीकेशन जो मेन एप्लीकेशन थी वो हम ड्राफ्ट करना सीखेंगे। हमने क्या है, तीन एप्लीकेशन हमने देख ली थी। वन वाली हमने देख ली, टू वाली, अब हम थ्री वाली प्रोटेक्शन वाली देख लेंगे कि भाई वो कैसे ड्राफ्ट करते हैं, कैसे स्टडी के थ्रू चलते हैं ड्राफ्टिंग की तरफ। तो ये केस स्टडी है, मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि आप इसको पढ़ सकें अच्छी तरह से। अच्छा, अली जो है उसने एप्लीकेशन दी थी 22A1 सेशन जज के यहाँ, और ऑनरेबल कोर्ट ने उसको क्या कहा कि भाई अली की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करो और वर्बिटम बनाओ, उसको जो वो बोल रहा है वैसा ही उसको करो, FIR बनाओ अहमद के ऊपर। अब FIR आ चुकी है अहमद के ऊपर, FIR का वो सारी डिटेल्स उसने इधर दी है। और वो केस किधर चल रहा है, फर्स्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ वो केस चल रहा है। अब इस तारीख को क्या होता है, अली जब वो घर वापस आ रहा था कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को अटेंड करने के बाद, तो अली जब हैदर चौक हैदराबाद पे पहुंचा, तो एमन जो है वो तीन अननोन पर्सन के साथ आया, और उसको क्या की धमकियां दी कि भाई केस से क्या करो, विथड्रा करो, अदरवाइज हम तुम्हें क्या कर देंगे, मर्डर कर देंगे तुम्हारा, तुम्हें मार देंगे। तो ये आ गई धमकी, ये आ गई स्टोरी जो 22A3 की है मेन स्टोरी हमारी। अभी इसको धमकियां मिली हैं, तो अब ये अली जो है चुपचाप नहीं बैठेगा, क्योंकि मौत की धमकियां हैं, तो ये कागनी ऑफेंस हो गया। अब अली जो है SHO के पास गया कासमाबाद पुलिस स्टेशन, और उसको बोला कि भाई मुझे लीगल प्रोटेक्शन दो, लेकिन उसने जो है उसकी बात नहीं मानी। अब उसके बाद अली जो है उसने एप्लीकेशन मूव की SSP के यहाँ, लेकिन उधर भी उसकी बात नहीं सुनी गई। अब अली जो है वो एप्लीकेशन देना चाहता है 22A3 की CRPC के अंडर कि भाई मुझे लीगल प्रोटेक्शन दिलवाई जाए। तो वो हम देखेंगे कि उसको कैसे दी जाती है। तो अभी हमारा जो क्लाइंट है वो अली है, और उसको हम लीगल प्रोटेक्शन दिलाएंगे कौन से सेक्शन के अंदर, 22A3 के अंदर। तो चलते हैं हम उसकी ड्राफ्टिंग देख लेते हैं कि उसको कैसे ड्राफ्ट किया जाता है। अच्छा, ये टाइटल आप सेम ही देंगे, 22A जो हमने वन में दिया था, टू में और थ्री में, इन द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस, इसको क्यों कहते हैं हमने फर्स्ट 22A1 की जो एप्लीकेशन थी उसमें हमने ये बताया हुआ है। तो वो प्रीवियस लेक्चर में आप देख सकते हैं कि हम ये टाइटल क्यों देते हैं। आगे जो भी टाइटल देंगे तो ये एक्स ऑफिशियो वाली हम नहीं लिखेंगे, जब हम डायरेक्ट कंप्लेन करेंगे उधर हम नहीं लिखेंगे, या और कोई एप्लीकेशन होगी, ये हम सिर्फ 22A की जो भी एप्लीकेशन होती है उसमें लिखते हैं। और ये क्यों लिखते हैं, ये हमने प्रीवियस क्लास में इसको आंसर इसका हमने प्रोवाइड किया था आपको। उसके बाद एक क्रिमिनल मिसलिनियस एप्लीकेशन नंबर, ये सारा कुछ, और जो एप्लीकेंट एली हमारा उसकी सारी डिटेल्स हम देंगे, और उसको हम एप्लीकेंट बनाएंगे। अब वर्सेस किस किस को पार्टी बनाएंगे, एक तो SSP को। SSP को पार्टी क्यों बनाया हमने, क्योंकि उसने हमारी बात नहीं सुनी, हमने उनको एप्लीकेशन दी कि भाई हमें लीगल प्रोटेक्शन दी जाए, लेकिन उसने हमने लीगल प्रोटेक्शन नहीं दी। अब हम क्या कहाँ जाएंगे, SHO के पास जाएंगे। SHO के पास गए, उसने भी हमारी बात नहीं सुनी, तो अब तो हम इसको क्या बनाएंगे, पार्टी बनाएंगे कि भाई SHO ने भी हमारी बात नहीं सुनी थी। स्टेट को क्यों बनाएंगे, क्योंकि ये क्रिमिनल केस है। और हम मेन कल्प्रिट जो है हमारा एमन जिसने हमें धमकियां दी थी उसको भी हम रिस्पोंडेंट बनाएंगे। तो ये हम सारा बनाने के बाद हम अपनी एप्लीकेशन शुरू करेंगे, जैसे नॉर्मल 1-2 वाली एप्लीकेशन 22 की जो थी हमारी 1 और 2, तो वैसे ही यही एप्लीकेशन होगी। तो क्रिमिनल मिसलिनियस एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 22A63 CRPC की है। तो चलते हैं हम कैसे इसको बनाते हैं वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट वाली जो हमने बताई थी कि भाई दैट एप्लीकेंट इज लॉ अबाइडिंग पीस लविंग एंड रिस्पेक्टफुल सिटीजन ऑफ इस्लाम रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान,
हम ये सारी चीजें बताएंगे कि भाई हमारा जो क्लाइंट है बहुत ही शरीफ है, इससे शरीफ तो कोई इंसान ही नहीं है इधर। तो वो हम सारी चीजें अपनी बताते हैं, आपको पता होगा कि हमने कैसे इसको जो है किया था बहरहाल। तो ये हम करेंगे। उसके बाद हम अपनी सारी स्टोरी बताएंगे अब कोर्ट को। ये वाला हो गया, क्योंकि हमने देखा था फर्स्ट के बाद हम सारी अपनी स्टोरी बताते हैं। अब स्टोरी बताएंगे, स्टोरी के बाद हम क्या ग्राउंड्स देंगे कि भाई केस क्यों हमारी ये एप्लीकेशन अलो की जाए। ग्राउंड्स के बाद हम सिंपल जो है प्रेयर देंगे। प्रेयर के बाद हम क्या करेंगे, एफिडेविट देंगे। तो वो हम देखते हैं कि हम वो कैसे ड्राफ्ट करते हैं। तो पहले हम अपनी स्टोरी देखते हैं कि हम कैसे स्टोरी लिखी हुई है। कि भाई एप्लीकेंट ने क्या किया था, आर्डर्स लिए थे एफआईआर के ऑनरेबल कोर्ट से, एक मिसलिनियस एप्लीकेशन फाइल की थी, उसकी हम सारी अपनी डिटेल्स दे रहे हैं। और एफआईआर की जो है सारी डिटेल्स, कौन से सेक्शंस लगाए कौन से थाने पे, उसके बाद एफआईआर के बाद वो केस किधर चल रहा है, फर्स्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ चल रहा है। तो ये हमने सारी डिटेल्स बता दी अपनी स्टोरी की। अब इस तारीख को, 16 तारीख को, ये टाइम मैंने आपको पहले भी बताया था जब हम एफआईआर पढ़ रहे थे, फर्स्ट कॉलम में एफआईआर में जो टाइम था वो 24 आवर फॉर्मेट में था। तो जब भी आप लीगल डॉक्यूमेंट कोई भी ड्राफ्ट करते हैं तो उसमें जो टाइम होता है वो 24 आवर वाले फॉर्मेट में होता है। तो क्योंकि ये 22 से 3 की जो एप्लीकेशन है ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है, तो इस वजह से हम जो है फॉर्मेट जो यूज करेंगे वो 24 आवर फॉर्मेट वाला होगा। तो इधर इधर जो है हमने लिखा है 14 आवर्स, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो है दोपहर के 2 बजे। 12 के बाद 2 होता है, तो फिर ये 12, 13, 14, तो ये दोपहर जो है उसके 2 बज रहे हैं। इस टाइम पे जो एप्लीकेंट था वो अपने घर जा रहा था, प्रोसीडिंग्स जो थी कोर्ट की वो अटेंड करने के बाद। और एप्लीकेंट जब इधर चौक पे पहुंचा तो रिस्पॉन्डर नंबर 4 कौन था, वो जो हमारा कल्प्रिट था जिसने इसको धमकियां दी थी, अलॉन्ग विद 3 अननोन पर्सन्स, आया और जो है धमकियां दी कि भाई केस से विड्रा करो वरना तुम्हें मार दिया जाएगा। तो ये मुझे उन्होंने धमकियां दी हैं, ये अभी स्टोरी चल रही है। और उसके बाद एप्लीकेंट जो है रिस्पॉन्डेंट नंबर 2 के पास गया, उसको सारी स्टोरी बताई, लेकिन उसने लीगल प्रोटेक्शन देने से इनकार कर दिया। और उसके बाद एसएसपी के पास गया, उसने भी जो है लीगल एक्शन नहीं लिया। अब हम, ये स्टोरी पूरी हो गई, स्टोरी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अभी हमारे ग्राउंड शुरू हैं। हम अपने ग्राउंड्स बताएंगे कि भाई हमारी ये एप्लीकेशन क्यों अलो की जाए। अभी हम ग्राउंड्स दे रहे हैं कि क्योंकि भाई ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि भाई हमें प्रोटेक्शन हो चाहिए। और पुलिस की ये ड्यूटी है कि हमें प्रोवाइड करे प्रोटेक्शन। लेकिन पुलिस अपनी जो ड्यूटी है वो जो है अपनी डिस्चार्ज करने से फेल हो गई है, वो सही तरीके से अपनी ड्यूटीज जो है परफॉर्म नहीं कर रही। उनकी ड्यूटी है कि वो हमें जो है लीगल प्रोटेक्शन दे, लेकिन वो नहीं दे रही। लिहाजा इस कोर्ट की इंटरवेंशन, इस कोर्ट की मुदाखलत जरूरी है। तो ये हमारा आ गया ग्राउंड। अच्छा, ये मेरी मिस्टेक है, बाय 7 जो है, ये 7 आप ऐसे समझे नहीं लिखा हुआ, बाय फेलिंग। मैं इसको करेक्ट करके आपको सेंड कर दूंगा। तो इस वजह से कोर्ट की मुदाखलत जरूरी है, क्योंकि भाई पुलिस वालों की ड्यूटी है वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे। तो अब कोर्ट भी आएगी तो वो सही तरीके से परफॉर्म करेंगी। और अगर ये हमारी बात नहीं सुनी गई, तो इससे क्या होगा, एक किस्म का इर्रिपेरेबल जो होगा लॉस होगा। वो अगर आप ग्राउंड बनाना चाहें तो वो भी आप बना सकते हैं कि भाई इफ दिस मैटर इज नॉट रिजॉल्व देन देयर विल बी इर्रिपेरेबल लॉस, मतलब ऐसा नुकसान होगा जिसका अजाला नहीं हो सकेगा। तो that applicant is left with no alternate remedy except to approach this honorable court। मतलब कि इस एप्लीकेंट के पास और कोई रेमेडी ही नहीं थी, इस वजह से इसने कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया, सॉरी। पहले इसके पास रेमेडी थी कि भाई तुम एसएचओ के पास जाओ, उसने उसकी बात नहीं सुनी, एसएसपी के पास जाओ, उसने उसकी बात नहीं सुनी, अभी रेमेडी और बची नहीं। तो इस वजह से अब कोर्ट के पास आया हूं मैं। अभी हम प्रेयर मांगेंगे, तो वो प्रेयर कैसे मांगी जाती है वो हम देखते हैं कि भाई इसमें हम क्या मांगेंगे कोर्ट से। जैसे 1 में हमने क्या मांगा था कि भाई एफआईआर का आर्डर निकालो। 2 में हमने क्या मांगा था कोर्ट से कि भाई ट्रांसफर करो इन्वेस्टिगेशन। अब इस 3 वाली में हम क्या मांगेंगे कि भाई रिस्पॉन्डेंट नंबर 2 जो है, इसको जो है डायरेक्ट करो कि भाई लीगल प्रोटेक्शन दी जाए तो हमारे एप्लीकेंट को अगेंस्ट रिस्पॉन्डेंट नंबर 4 एज पर लॉ। और अगर कोई रेमेडी देना चाहे तो वो हमें दे सकता है। इसके बाद जो एप्लीकेंट अपनी सिग्नेचर करेगा और एडवोकेट अपनी सिग्नेचर करेगा। ये हो गई 22A3 की एप्लीकेशन। उसके साथ एफिडेविट होगा, एफिडेविट जरूर ड्राफ्ट कीजिएगा, ये जरूरी चीज़ है। तो आई होप कि मुझे एफिडेविट रिपीट करने की जरूरत नहीं है, हमने फर्स्ट लेक्चर्स में इनको रिपीट किया हुआ है। सिंपल चीज़ होती है, इसमें आप कोर्ट का टाइटल देते हैं और जो टाइटल जो भी होता है पार्टीज का वो शॉर्ट टाइटल होता है। क्योंकि ये हमने पढ़ा था कि जो भी लॉन्ग टाइटल होता है सिर्फ फर्स्ट एप्लीकेशन में होता है। उसके बाद जो भी हम एप्लीकेशन देते हैं उसमें शॉर्ट टाइटल, उसमें डिटेल देने की जरूरत नहीं। जैसे इधर अली हमने शॉर्ट लिखा हुआ है, डिटेल हमने नहीं दी। लेकिन 22A3 जो है वो फर्स्ट एप्लीकेशन है, तो इस वजह से उसने हमने सारी डिटेल दी है। फिर आप एफिडेविट का जो है हम बनाएंगे, टाइटल देंगे एप्लीकेशन को, जो भी आपका क्लाइंट होगा उसकी सारी डिटेल्स इधर आप मेंशन करेंगे।
फिर बताएंगे भाई मैं इसका एप्लीकेंट हूँ, इस एप्लीकेशन में ये मैंने मूव कराई, इसमें जो भी गलत हुआ तो इसका जिम्मेदार मैं हूँगा। और डिपोनेंट की यहाँ आप अपने क्लाइंट की सिग्नेचर लेंगे, एडवोकेट की आप इधर अपनी सिग्नेचर करेंगे, और कमिश्नर फॉर टेकिंग जो ओथ होता है, जो सुप्रीडेंट होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो उसकी सिग्नेचर होगी, फिर ये एप्लीकेशन जमा होगी। अच्छा, ये एप्लीकेशन जमा होगी और उसके बाद क्या प्रोसीजर होगा तो वो हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था। तो अब मैं समझता हूँ कि उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, उस प्रोसीजर को। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। हमने जिधर एक तो क्वेश्चन पढ़ी थी हमने, क्वेश्चन हमने देख ली कि भाई क्वेश्चन ऑफ एफआईआर कैसे होती है। उसके बाद हमने जो मेन हमारा टॉपिक था 22A3 की एप्लीकेशन, वो भी हमने केस स्टडी के थ्रू ड्राफ्ट करना सीख ली। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। और कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली पूछिएगा। अभी आपके भी क्वेश्चंस देख लेता हूँ सारों के। मैं शुरू से सबके जवाब दे देता हूँ। अच्छा, मोहम्मद अमार ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। कुड यू एक्सप्लेन पीएलडी 1961 एंड 2011 एससीएमआर जजमेंट मेन प्रिंसिपल एंड रेमेडी अगेन प्लीज, एंड हाउ टू सीक एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट इज नॉट क्लियर, completely clear, and how is this different from PLD 2023? वेरी गुड क्वेश्चन डियर मोहम्मद अमार। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इनका क्वेश्चन है मैं रिपीट कर देता हूँ उर्दू में, कि भाई ये जो 96 में स्लाइड खोल लूँ, वो ओपन कर लूँ पहले। डियर अमार का ये सवाल है कि ये जो जजमेंट हमने इधर मेंशन की है रेफरेंस के तौर पे, तो ये इनसे कैसे डिफरेंस है। अच्छा, डिफरेंस इन दोनों में डिफरेंस नहीं है। इन दोनों में जो रेमेडी है दोनों ही सेम है। रेमेडी इन दोनों में भी जो है इशमेंट वाली मांगी गई थी, और जो है इसमें जो है 2023 वाली में भी जो रेमेडी है, रेमेडी इन दोनों की सेम है। दोनों की रेमेडी क्या थी, कोइशमेंट ऑफ एफआईआर की। तो आई होप कि आपके सवाल का एक हिस्सा आपका क्लियर हो गया होगा कि भाई इनमें जो डिफरेंस था वो डिफरेंस नहीं है, वो एक सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी यही है कि इन दोनों की रेमेडी सेम थी। दोनों क्या मांग रहे थे, कोइशमेंट ऑफ एफआईआर। और जो दोनों की स्टोरी अलग होती है, आप जब जजमेंट पढ़ते हैं तो उसमें लिखी हुई होती है कि भाई इनके साथ ये मसला हुआ था। तो मैं आपको वो जजमेंट पीएलडी 2023 वाली शेयर करता हूँ ग्रुप में, तो काइंडली इसको जरूर पढ़िएगा। क्योंकि इससे आपका अपना सारा ओवरव्यू क्लियर हो जाएगा कि भाई स्टोरी क्या थी और कैसे एफआईआर कोश हुई थी। तो ये हमने ग्राउंड्स हमने देखे हैं डियर मोहम्मद अमार, ये हमने ग्राउंड्स देखे थे। आगे हमने एक 3-4 ग्राउंड्स, तो अगर वो आपकी स्टोरी में ग्राउंड्स आते हैं कि भाई अगर एफआईआर ऐसी है, जो ऑफेंस कमेटी नहीं हुआ, बस ऐसे ही उन्होंने कॉलम में लगा दिए सेक्शंस, तो अगर इससे रिलेटेड कोई आपकी ये होती है तो फिर आप जो है एफआईआर उसकी कोशिश करवा सकते हैं अपने क्लाइंट की। या आपका क्लाइंट है उसके ऊपर एक से ज्यादा एफआईआर हो गई है, एक आप उसने ऑफेंस कमिट किया है, तो इस सिचुएशन में भी आप जो एफआईआर करवा सकते हैं। या कागनिजेबल ऑफेंस नहीं है, उसको जोर जबरदस्ती उसको कॉग्निजेबल ऑफेंस कन्वर्ट करवाया गया है, तो इस सिचुएशन में भी आप करवा सकते हैं। अच्छा, मोहम्मद अवान ने सवाल पूछा है, हाउ लॉन्ग एग्जैक्ट टाइमलाइन बिटवीन एफआईआर फाइल्ड एंड चालान सबमिशन बिटवीन क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग एग्जैक्ट टाइमलाइन बिटवीन एफआईआर फाइल्ड एंड चालान सबमिशन। अच्छा, एफआईआर जब फाइल होती है तो नॉर्मली हमने 173 जो सीआरपीसी है उसमें पढ़ा था कि भाई 14 डेज के अंदर उनको चालान सबमिट कराना होता है। अगर वो नहीं करवा सकते तो फिर 3 दिनों के अंदर उनको क्या करना होता है, इंटरम चालान उनको सबमिट कराना होता है। तो एफआईआर के बाद 14 डेज और 3 मतलब 17 दिनों के अंदर तो इंटरम चालान आ जाएगा। तो 17 दिनों के अंदर आप चालान अगर रिक्वेस्टमेंट कराना चाहते हैं तो आपकी हो सकती है, उसके बाद आपकी नहीं होगी। उसके बाद आप क्या करेंगे, अक्विटल वाली हमने जो रेमेडी पढ़ी थी वो आप अवेल करेंगे। अच्छा, ये फर्स्ट एंड सेकंड ग्राउंड वाली हमने स्लाइड देख ली है शायद अहमद, आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप देख सकते हैं। अकमल ने सवाल किया है, सर इसमें एफआईआर का होना लाजमी है प्रोटेक्शन की एप्लीकेशन के। वेरी गुड क्वेश्चन डियर अकमल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। इसका एफआईआर का होना लाजमी नहीं है, आप बिना एफआईआर के भी प्रोटेक्शन ले सकते हैं। ये हमने ऐसे स्टोरी बनाई थी ताकि आपकी रिलेवेंसी हो सके, क्योंकि हम प्रीवियस में भी एफआईआर वाली बात कर रहे थे। अगर एफआईआर नहीं हुई, अगर ऐसे ही आपको कोई धमकी दे रहा है तो आप ऐसे ही 22A3 की आप अवेल कर सकते हैं। जो टू वाली है उसमें एफआईआर का होना लाजमी है। एफआईआर का होना लाजमी है टू वाली में। टू वाली में क्यों लाजमी है, क्योंकि हम उधर क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन को ट्रांसफर कराते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन तो तब भी होगी जब एफआईआर होगी। तो इस वजह से टू में जो एफआईआर वो लाजमी है। बाकी इस थ्री में लाजमी नहीं है, अगर एफआईआर नहीं है तो आप उससे बिना भी आप प्रोटेक्शन ले सकते हैं।
डियर अकमल, आई होप कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अच्छा, मोहम्मद अमार का सवाल है, अंडर विच एग्जैक्ट लॉ पीपीसीआर विच एक्ट आर नो जजमेंट अंडर विच वन सीज पुलिस प्रोटेक्शन। तो हमने ये सेक्शन है ना डियर मोहम्मद अमार, ये जो 22A63 है, ये एक सेक्शन है सीआरपीसी का। इसके अंडर हम ये रेमेडी लेते हैं। ये प्रोटेक्शन वाली जो रेमेडी है ये सीआरपीसी का ये सेक्शन है, जिसके अंडर हम ये रेमेडी जो है प्रोटेक्शन वाली लेते हैं। तो आई होप कि आपके इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। अच्छा, एडवोकेट अनीस का सवाल है, द मजिस्ट्रेट सीक्स द पुलिस रिपोर्ट फॉर फाइलिंग फैक्ट्स एंड पुलिस रिपोर्ट शोज अगेंस्ट द पिटिशनर एंड मजिस्ट्रेट गोज अकॉर्डिंग टू द कमेंट्स, सो हाउ टू टेकल द इशू। मजिस्ट्रेट क्या करता है, सीख करता है पुलिस रिपोर्ट फाइंडिंग फैक्ट्स एंड पुलिस। अच्छा, ये सवाल आपका सही है प्रैक्टिस के हिसाब से, कि एडवोकेट अनीस का सवाल मैं रिपीट करता हूँ आपके लिए आसानी के लिए, कि भाई क्या होता है, हमारे यहाँ जो आईओ का ओपिनियन बहुत ही वैल्यू रखता है जज की नज़र में। तो एडवोकेट अनीस का जो सवाल है उससे रिलेटेड है कि मजिस्ट्रेट क्या करता है, पुलिस रिपोर्ट को सीक करता है और फैक्ट्स को फाइंड करता है, और पुलिस रिपोर्ट और पिटिशनर को जो होता है वो मजिस्ट्रेट जो होता है वो पुलिस की कमेंट्स को ज्यादा वैल्यू देता है। सिंपल इसका ये कहना है डियर एडवोकेट अनीस का। तो इस इशू को कैसे टैकल करें। तो ये तो आपकी एडवोकेसी की स्किल्स होंगी कि आप वो जो है सिचुएशन पे होता है, क्योंकि आपने जो सवाल पूछा है बहुत ही जनरल है। इसको आप स्पेसिफाई अगर आप करते हैं, कभी आप स्टोरी बताते हैं कि भाई ऐसी हमारी स्टोरी है जिसमें पुलिस वाले ये बात कह रहे हैं, तो इसको कैसे हम जो है टैकल करें, तो हो सकता है कि मैं आपको अच्छी तरह से जवाब दूं। तो आपका जो सवाल है थोड़ा जनरलाइज्ड है, तो काइंडली आप इसको थोड़ा स्पेसिफाई बनाइए। उस बहरहाल हम कोशिश करते हैं कि जनरलाइज के भी कुछ आपको पॉइंट्स बता देते हैं, कि हमारे यहाँ क्या होता है, आईओ की जो बातें होती है उनको पुलिस ज्यादा मानती है। तो आपको पहले तो वीकनेसेस देखनी है। हमारे यहाँ वीकनेसेस यही होती है कि पुलिस वाले जैसे आपको जनरल वीकनेसेस बताता हूँ, मशीरनामे की होती है। जब हम आगे पढ़ेंगे मशीरनामा, तो मशीरनामे में क्या होता है कि भाई आपको रिस्पेक्टेबल हैबिटेंट्स जो होते हैं उन जगह के, वो आपके दो की सिग्नेचर्स होती है, पुलिस वाला क्या करती है उनको नहीं बनाते। 103 सीआरपीसी की एक रिक्वायरमेंट होती है, उनको बनाना होता है, लेकिन वो नहीं बनाते। तो फिर हम वो आईओ की वो क्या होती है, वो एक कमजोरी निकालते हैं, वो अपने केस की मजबूती बनाते हैं। तो ऐसे ही जो आपकी जो दूसरी कमजोरियां जो वीकनेसेस होती हैं आईओ की इन्वेस्टिगेशन में, वो आपको निकल आनी होती हैं। जैसे जज उससे उस पे ज्यादा भरोसा नहीं करे, वो आपकी बात पे भरोसा करे। तो आई होप कि आपके सवाल का जवाब मिल गया हो गया डियर अनीस। अच्छा, रबनवास का सवाल है, क्वेश्चमेंट मीन्स। क्वेश्चमेंट का मतलब है टू सेट असाइड, खत्म करना, डिक्लेयर करना वॉइड समथिंग। एफआईआर को कराना तो क्वेश्चमेंट ऑफ एफआईआर। किसी भी चीज को आप खत्म कराना चाहते हैं तो उसको हम क्वेश्चमेंट बोलते हैं। तो अगर आप एफआईआर खत्म कराना चाहते हैं तो उसको हम क्वेश्चमेंट ऑफ एफआईआर बोलते हैं। अच्छा अकमल, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड रिस्पांस, काइंड फीडबैक। अच्छा, एडवोकेट नईम ने बहुत ही अच्छा ग्राउंड दिया है। जो एडवोकेट अनीस ने सवाल किया था उसका ये कि भाई मजिस्ट्रेट को बात बताएं कि कोर्ट पुलिस रिपोर्ट को मानने की पाबंद नहीं है। जी बिल्कुल यही बात है, आपकी आर्ग्यूमेंट्स वैलिड हैं डियर एडवोकेट नईम। तो ये आप आर्ग्यूमेंट्स बना सकते हैं। और उसके बाद रबनवाज, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड रिस्पांस फीडबैक। अच्छा, शायद अहमद बोल रहा है कि फर्स्ट वाली स्लाइड, फर्स्ट एंड सेकंड ग्राउंड। ओके। अच्छा, ये आ गई, आप शायद भाई आप ये चाहते हैं कि ये ओपन हो। डियर, शायद ये मैंने स्लाइड ओपन कर दी है आपके लिए, अगर आपको कोई सवाल है तो काइंडली पूछें। अच्छा, प्रोटेक्शन की। ओके ओके, थैंक यू सो मच। ये हो गई स्लाइड। अच्छा, आज मेरी तबीयत सही नहीं थी, तो हो सकता है कि आपको आवाज़ मेरी सही नहीं आई होगी आपके पास। इंशाल्लाह जल्दी सही हो जाएगी मेरी तबीयत। अच्छा डियर, शायद अगर आपको इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो काइंडली पूछें, वरना हमारा आज का लेक्चर इधर कंक्लूड होता है। और फिर हम आपकी जो असाइनमेंट सारा कुछ बताएंगे ग्रुप में।
अच्छा, ये फैक्ट्स। अच्छा, ये आप कह रहे हैं डियर शायद। जजाकल्ला। अच्छा, आपको कोई सवाल था तो आप पूछ सकते हैं, वरना हम जो है क्लास को इधर कंक्लूड कर रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच डियर शायद। जजाकल्ला। तो हम क्लास को वाइंड अप करते हैं, फिर हम कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो आप अपकमिंग लेक्चर में ज़रूर पूछेगा। हम क्वेश्चन ऑफ एफआईआर की जो जजमेंट है, मैं आपको कुछ घंटों के अंदर शेयर कर देता हूँ ग्रुप में। जजाकल्ला। फी अमान अल्लाह।